नमस्कार दोस्तों। देखिए, इससे पहले के हम 3 वीडियो में गरीबी और बेरोजगारी के बारे में पढ़े, ठीक ना। तो लास्ट में हमने कहा था कि हम कुछ ऐसे योजनाओं को देखेंगे जिनके माध्यम से सरकार गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने का झूठा ड्रामा करती है, ठीक ना। ड्रामा हम इसलिए कहेंगे कि ये योजनाएं सिर्फ कागज पे है, वास्तविकता में इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। अब पढ़ हम इसलिए रहे हैं क्योंकि पढ़ना जरूरी है, परीक्षा में सवाल आएगा तो पढ़ना जरूरी है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। ये आप बस मानिएगा कि हम पढ़ना चालू कर दिए, कुछ कुछ इसमें लिखा है, उसको याद कर लेना है, ठीक है ना, या उसको समझ लेना है। रियलिटी में हो सकता है आप अधिकारी बन जाए, इसको आप लागू कर दीजिएगा, या आप अपने क्षेत्र में इसको अच्छे से लागू करवाइएगा, फिर ये योजना जो है संचालन में आएगा। देखिए, समय समय पर ना सरकार क्या करता है कि 2 तरीके से गरीबी और बेरोजगारी को कम करना चाहता है। बेरोजगारी को कम करने के लिए अक्सर योजनाएं लाता है और गरीबी को कम करने के लिए अक्सर सब्सिडी प्रदान करता है। जैसे आप देखेंगे कि सरकार गैस पे सब्सिडी देता है, खाद पे सब्सिडी देता है, उसके बाद ट्यूबवेल लगाने जाएंगे उस पे सब्सिडी देता है। तो सरकार क्या करता है, सब्सिडी देता है और तमाम योजनाएं लेकर आता है। जैसे बेरोजगारी को खत्म करने के लिए एक मनरेगा इसका योजना है, ये बेरोजगारी और गरीबी दोनों को खत्म करने के लिए है, ठीक ना। उसके बाद प्रधानमंत्री स्किल इंडिया जो लेकर आया, वो भी बेरोजगारी को खत्म करने के लिए ही लाया गया था, ठीक ना। तो हम यहाँ पे कुछ योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे जिनका उद्देश्य क्या है, बेरोजगारी और गरीबी को खत्म करना। क्या है उनका उद्देश्य, बेरोजगारी को और गरीबी को खत्म करना, ठीक ना। तो यहाँ पे हम ऐसी ही योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, अगर हम जब गरीबी और बेरोजगारी की बात करते हैं ना, तो जो सबसे महत्वपूर्ण योजना आती है वो मनरेगा आता है, ठीक ना। मनरेगा पे खुलेआम लूट मचाया जाता है, लोग काम पे नहीं जाते हैं, उनके नाम पे पैसा उतारा जाता है, ठीक ना। ग्राम प्रधान आधा रख लेता है, आधा उनको बिना काम किए मिल जाता है, तो लोगों को इससे असहमति नहीं होती है। सरकार को ग्राम प्रधान और जो ग्रामीण स्तर के अधिकारी होते हैं, जैसे ग्राम विकास अधिकारी और लेखपाल, इनके द्वारा खूब चुना लगाया जाता है। उसी योजना का नाम है मनरेगा, ठीक है ना। अब मनरेगा के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे ग्राम प्रधान और बीडीओ सब मिलकर सरकार को पागल बनाते हैं, ठीक ना। और सरकार भी ये बात जानती है कि सरकार को पागल बनाया जा रहा है, लेकिन सरकार बंद भी इसलिए नहीं करती है क्योंकि ये हराम का पैसा है, और जो गरीब क्लास के लोग हैं उनको थोड़ा सा भी पैसा मिल जाए बिना कुछ किए तो उसमें खुश रहते हैं। ये नहीं उनको पता है कि पैसा आ कहां से रहा है, ठीक है। तो हम कागजी योजनाओं के बारे में पढ़ना चालू करते हैं, ठीक ना, और इसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे ये क्या है, कैसे आया और इसकी जरूरत क्या पड़ी। देखिए, सरकार ने देखा ना कि जो पिछड़े राज्य है इनसे पलायन ज्यादा हो रहा है, तो सरकार के सामने चैलेंज था कि पलायन को रोका जाए। तो सरकार क्या किया कि सोचा कि क्यों ना हम कोई एक ऐसा रोजगार का माध्यम लेके आए जिससे पलायन रुके। तो सबसे पहले मनरेगा, इसका फुल फॉर्म हम जान लेते हैं कि मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है। महात्मा गांधी। देखिए, कई बार आप देखेंगे ना तो गांधी लोग ऐसे लिखते हैं गांधी, ये गलत होता है। गांधी पे चंद्र बिंदी नहीं रहेगा, गांधी पे ये वाला बिंदी रहेगा, मतलब खाली बिंदी रहेगा। चंद्र बिंदी क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि उसके बाद गांधी आएगा। जैसे सास, सांस और सांस, तो जब चंद्र बिंदी हम लगाते हैं तो उसका उच्चारण मतलब गले से और नाक दोनों से करते हैं। अंग की मात्रा जब लगाते हैं तो हम सिर्फ नाक से उसका उच्चारण करते हैं, ठीक ना। तो अगर हम गांधी लिखेंगे तो मतलब जैसे गा पे अगर चंद्र बिंदी देंगे तो हमें नाक और गले दोनों से आवाज निकालना पड़ेगा, गांधी, महात्मा गांधी, जबकि महात्मा गांधी है, तो इसीलिए नाक से सिर्फ आवाज आ रहा है, इसलिए गांधी ही सही होता है, महात्मा गांधी गलत होता है। आप सोचेंगे कि आप व्यवस्था क्लास में हिंदी कहाँ पढ़ा रहा है, बता दिया बस, ठीक ना। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना,
नहीं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। देखिए, ये योजना क्यों लाया गया था? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन रोका जाए। तो हम लोग इसको समझते हैं, जो मनरेगा है ना, ये आया था रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत। अब इसको मैं इरेज नहीं करूंगा क्योंकि यहां से लिखना है आप लोगों को। रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पूरा होगा 2005 के तहत। ये योजना आया था रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत और लागू कब हुआ? 2 फरवरी 2006। यहां से 2 प्रश्न बन सकता है। पहला कि मनरेगा लागू कब हुआ, तो हम बोलेंगे 2006। और मनरेगा कौन से अधिनियम के तहत लाया गया, तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। देखिए, जब शुरुआत में लागू हुआ 2006 में, तो ये सिर्फ भारत के 200 जिलों में ही लागू किया गया। कितने में लागू हुआ? 200 जिलों में लागू हुआ। उसमें सबसे पहले आंध्र प्रदेश में लागू हुआ। ये भी प्रश्न पूछ देता है कि सबसे पहले किस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को अपनाया, तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश में लागू हुआ और शुरुआत में ये 200 जिलों में लागू किया गया। मनरेगा जो है ना, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत आता है। मतलब इसको जो कंट्रोल या रेगुलेट करने का काम करता है, वो कौन करता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय इसको रेगुलेट करता है, ठीक ना। पूरे देश में ये लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2008। जो रखने वाली चीजें उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, उसके बाद इसको हम समझेंगे। 1 अप्रैल 2008 में ये पूरे देश में लागू हुआ। पूरे देश में लागू। अब देखिए, ये जो महात्मा गांधी शब्द है ना, ये महात्मा गांधी जो शब्द है, ये शुरुआत में नहीं था। शुरुआत में इसका नाम बस था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसमें महात्मा गांधी शब्द जो है ना, ये 2 अक्टूबर 2009 को जोड़ा गया। 2 अक्टूबर 2009 को जोड़ा गया, गांधी जयंती के अवसर पे ये जोड़ा गया। 2 अक्टूबर 2009 को जोड़ा गया। देखिए, इसमें ये चीजें जो है रखने वाली थी, क्या क्या? कि मनरेगा कौन से अधिनियम के तहत आया? रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। कब लागू हुआ? 2 फरवरी 2006 में 200 जिलों में लागू किया गया। सबसे पहले आंध्र प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई, ठीक ना। इसको रेगुलेट कौन करता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसके नाम में महात्मा गांधी कब जुड़ा? 1 अप्रैल। इसके नाम में महात्मा गांधी कब जुड़ा? 2 अक्टूबर 2009। पूरे देश में लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2008। अब बात को जरा समझते हैं, ठीक ना। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, कोई नागरिक है, ठीक ना, ये सरकार से रोजगार मांगता है कि भाई हमको रोजगार दो। क्यों रोजगार दो? क्योंकि तुमने गारंटी दिया है। एक और चीज, इसमें ना जो रोजगार मिलता है वो 100 दिन की गारंटी होती है कि 1 वर्ष में 100 दिन रोजगार दिया जाएगा, ठीक ना। लेकिन जो जनजाति क्षेत्र होते हैं उनमें 150 दिन की रोजगार की बात की जाती है। तो चूंकि कानून अधिनियम लाने का मतलब क्या हुआ कि संविधान में इस चीज को सम्मिलित किया गया। तो जब संविधान में सम्मिलित हुआ तो कोई भी व्यक्ति सरकार से बोलेगा कि भाई देखो, संविधान में तुमने हमको गारंटी दिया है कि हम तुमको 100 दिन और जनजाति क्षेत्रों में 150 दिन का रोजगार देंगे, ले हमारा रोजगार कहां था, ठीक है ना। तो जब नागरिक सरकार से रोजगार मांगती है ना, तो सरकार 15 दिन के अंदर, बात को ध्यान दीजिएगा, सरकार 15 दिन के अंदर 5 किलोमीटर के रेडियस में, किसके 5 किलोमीटर के रेडियस में, जहां पे वो नागरिक रह रहा है। जैसे अगर हम एक जगह रह रहे हैं, ठीक ना, तो इसके 5 किलोमीटर या इधर या इधर या इधर या इधर, मतलब
इसके 5 किलो के रेडियस में, 5 किलोमीटर के रेडियस में सरकार को रोजगार देना पड़ेगा। और अगर 15 दिन में सरकार नागरिक को रोजगार देने में असफल रहती है तो फिर उसको भत्ता देना पड़ेगा। ठीक ना, बात को ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई नागरिक, चूंकि संविधान में ये अधिनियम बन चुका है, तो नागरिक बोलेगा कि भाई देखो, तुम संविधान में हमको गारंटी दे दिए हो कि तुम हमको रोजगार दोगे, तो हमारा रोजगार दो। तो सरकार बोलेगा कि ठीक है, 15 दिन वेट करो। ठीक ना, 15 दिन के अंदर अंदर सरकार 5 किलोमीटर के रेडियस में इस नागरिक को रोजगार देगा। और अगर सरकार ऐसा करने में असफल रहता है तो इसको भत्ता देगा कि भाई ठीक है, 15 दिन के अंदर अंदर हमने तुमको कहीं रोजगार नहीं दे पाया, तो भाई ये लो अपना तुम भत्ता पकड़ो। तो बात को ध्यान दीजिएगा। सुनने में ये कितनी बढ़िया बात है, लेकिन अब इसके हम लोग थोड़ा नकारात्मक पक्षों को समझते हैं। सबसे पहली बात कि ये जो मनरेगा होता है ना, इसका जो दर होता है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। ठीक ना, मनरेगा में जो दर होता है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। तो जैसे मान लीजिए ना कि यूपी में सपोज कि पर डे का 300 रुपया मिलता है। ठीक ना, सरकार बोलती है कि भाई ठीक है, तुम रोजगार, अरे तुम काम करो, हम तुमको पर डे का 300 रुपया देंगे। तो सरकार इसके लिए ग्राम प्रधान से कांटेक्ट करती है कि भाई पता करो कहीं कोई काम है। तो ग्राम प्रधान क्या करता है कि कहीं कोई फर्जी काम डिक्लेयर कर देता है। जैसे मान लीजिए बोले तालाब खुदाई होगा, सरकार से बोल देगा यहाँ पे तालाब खुदाई होगा। जो तालाब पहले से खुद चुका है उसका फिर ये खुदाई करवाएंगे। ठीक है ना, फिर ग्राम प्रधान जाता है नागरिक के पास और नागरिक से बोलता है कि देखो, हम बता दे रहे हैं ना कि तालाब खुदाई होगा और तुम्हारे नाम पे हम सरकार से 300 रुपया ले रहे हैं। 150 तुम रख लेना, 150 हम रख लेंगे। अब बात को समझिए, इनको बैठे बिठाए 150 मिल गया, इनको भी बैठे बिठाए 150 मिल गया, योजना गया तेल लेने। ठीक ना, तो ये चीजें हैं, रियलिटी यही है। देखिए, इसमें कुछ फैक्चुअल चीजें हैं जिसको हम लोग समझते हैं। मनरेगा में आवश्यक है कि 35% महिलाएं होनी चाहिए। क्या आवश्यक है कि अगर 100 लोगों को रोजगार मिलता है तो उसमें से 35% क्या होनी चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए। ठीक है ना, अगर मनरेगा के तहत किसी को रोजगार प्राप्त होता है और अगर 100 लोगों को रोजगार दिया जाए तो उसमें से 33 क्या होनी चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो लगभग यही है, इसमें कुछ छूट नहीं रहा है। एक बार हम देख लेते हैं कि रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत लाया गया। लागू कब हुआ? 2006, 2 फरवरी, 200 जिलों में। सबसे पहले आंध्र प्रदेश में लागू हुआ। रेगुलेट कौन करता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। पूरे देश में कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2008। साधारण जगहों पे या साधारण ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार गारंटी और जनजाति क्षेत्र में 150 दिन का रोजगार गारंटी। इसमें 33% महिलाएं होंगी और ये ग्रामीण क्षेत्रों और खास तौर से अकुशल श्रमिकों के लिए ये रोजगार का सुविधा प्रदान करता है। अकुशल श्रमिकों, ठीक है ना, ग्रामीण क्षेत्र और अकुशल श्रमिक यानी ऐसे श्रमिक जिनके पास कोई स्किल नहीं है, जो गड्ढा खोद सकते हैं, ईंटा ढो सकते हैं, यानी जो शारीरिक काम ही सिर्फ कर सकते हैं, उनके पास कोई स्किल वाला काम नहीं है। जैसे वो वेल्डिंग नहीं कर सकते, दीवार नहीं बना सकते, या कुछ मतलब ऐसा काम नहीं कर सकते जो स्किल के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, तो यही है, अकुशल श्रमिकों को रोजगार देने की एक योजना है। केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। ठीक ना, पहले इसका नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना था। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम रोजगार गारंटी योजना पड़ा। अब आप सोचेंगे कि सरकार का इस पर व्यय कितना होता है। आप जब सुनेंगे ना तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। 2024-25 के बजट में, 24-25 के बजट में मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपए सरकार ने पास किया है।
बात को समझिएगा, 86,000 करोड़ सरकार व्यय कर रही है। अगर सरकार ये सही जगह लगाती रोजगार देने के लिए तो इसका बहुत उपयोग होता है, लेकिन ये 86,000 करोड़ में लगभग 60,000 करोड़ तो फालतू सरकार का जाएगा, क्योंकि 60,000 करोड़ तो लोग ऐसे उतार लेंगे, उसका कहीं काम नहीं होगा, ठीक है ना, लेकिन काम बता के सरकार से ले लेंगे। तो सरकार ऐसी ऐसी योजनाओं पर खर्च तो करती है और मोटा पैसा खर्च करती है। जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना है, फालतू योजना, उस पर भी सरकार का 76,000 करोड़ खर्चा हुआ है। तो आप देखेंगे कि सरकार का जो 5-6 लाख करोड़ है ना, वो फालतू योजनाओं में खर्च हो जाता है। आप भी गांव में रहते हैं, ग्रामीण होंगे, तो आप देखेंगे कि इस योजना का लाभ कहाँ मिल रहा है, आपके गांव में काम कैसे हो रहा है, आप भी देखते होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे गांव में ऐसा हो रहा है। तो सरकार जो अपना पैसा है ना, वो फालतू जगह ज्यादा खर्च करती है। 86,000 करोड़ अगर सही जगह खर्च करता तो फिर बात ही कुछ और होता, ठीक ना। उसके बाद कुछ अन्य योजनाएं हैं जिनके माध्यम से सरकार गरीबी और बेरोजगारी से निपटने का प्रयास करती है, जिसमें एक महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। मोदी जी गए थे एक दिन बलिया भाषण देने 2019 के चुनाव में, नहीं 2017 के चुनाव में, ये उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला था 2017 में, तो उसी चुनाव प्रचार में आए थे बलिया भाषण देने के लिए। तो वहीं से इन्होंने मई 2016 में क्या किया, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत किया, ठीक ना। इस योजना में क्या किया जाता है कि जो बीपीएल परिवार के लोग हैं, बीपीएल मतलब बताया था क्या मैंने कि प्रति माह जिसके घर 6,000 से ज्यादा और वार्षिक 72,000 से ज्यादा इनकम है, उनको एपीएल बोला जाता है, यानी एबव पॉवर्टी लाइन, ठीक ना। इसके बराबर या इसके नीचे जो लोग हैं उनको बोला जाता है बीपीएल, यानी ऐसे लोग जिनके परिवार की वार्षिक आय 72,000 से कम है, वैसे लोगों को सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एक सिलेंडर, एक चूल्हा और एक रेगुलेटर प्रदान करती है। सिलेंडर भरा हुआ रहेगा, एक बार खाली भरवा देंगे, उसके बाद आप समझिए, ठीक ना। तो ऐसे परिवार जो बीपीएल है, उन परिवारों को एक गैस, एक चूल्हा और एक रेगुलेटर दिया जाता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत। उसके बाद आता है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, ठीक ना। शहर में लोगों को आवास मुहैया कराने के लिए 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना लाया गया। ये केंद्र सरकार की योजना है, इसमें ऐसे लोगों को सरकार आवास प्रदान करती है जो शहर में रहते हैं। उसके बाद 20 नवंबर 2016 को एक और योजना आई, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, एक शहरी लिख दिया, ये ग्रामीण रहेगा, ठीक ना, ग्रामीण। इस योजना का प्रारंभ कब हुआ, 20 नवंबर 2016 को प्रारंभ हुआ, ठीक ना। और इसके तहत लोगों को, जो ऐसे लोगों को जो ग्रामीण क्षेत्रों के हैं, आवास देने का प्रावधान किया गया। अगर खर्चे की बात करें तो अगर किसी का मकान बनाने में 100 रुपया खर्चा आता है तो उसमें 60 रुपया केंद्र सरकार देगा, 40 रुपया राज्य सरकार देगा। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में 90 रुपया केंद्र सरकार देगा और 10 रुपया राज्य सरकार देगा, ठीक ना। उसके बाद योजना आया प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, अब देखिए मोदी जी गए थे 2019 के चुनाव, जो लोकसभा चुनाव हुआ 2019 का, उसका प्रचार करने के लिए गोरखपुर गए थे। तो गोरखपुर में भाषण दिया कि सभी किसानों के खाते में हर माह 500-500 रुपए के हिसाब से हर चौथे महीने 2,000 रुपए उनके खाता में डाला जाएगा। अब देखिए आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, लेकिन बता देता हूं, ठीक ना। महीना कितना होता है, 12 ना। सरकार इसको 3 भागों में बांट लेती है, 4-4 मंथ करके, ठीक ना। और हर 4 मंथ पे प्रत्येक किसान के खाते में 2,000 रुपए डाल देता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत। यानी 500 रुपया महीना होता है, लेकिन सरकार महीने महीने पैसा नहीं डालती है, हर 4 महीने पे एक बार 2,000 रुपया किसान के खाते में डाल देती है। इसका घोषणा कब हुआ, 14 फरवरी 2019 को। लेकिन सरकार ने यह कहा कि ये योजना 1 दिसंबर 2018 से ही लागू माना जाएगा, समझ रहे हैं। ये योजना 1 दिसंबर 2018 से ही लागू माना जाएगा, ठीक ना। महा बकवास योजना है। अब आप सोचेंगे कि क्यों बकवास योजना में बोल रहा हूं, क्योंकि 2024-25 में इस योजना के लिए 76,000 करोड़ रुपए सरकार ने
खर्च किया है, 76,000 करोड़। अब आप सोचिए कि ये जो बड़ा राशि है ना, ये सरकार के पास रहता और कृषि की उन्नति के लिए को खर्च करता तो ये सही काम करता। अब सरकार अपने जाने में तो किसान को 500 रुपया खाते में दे दिया। अब जो ज्यादातर किसान क्या दारू पी के सो जाते हैं, यही काम होता है इस पैसे का, इसके अलावा कोई काम नहीं होता है। जो किसानों को पैसा दिया सरकार ने, किसान गए दारू खरीदे और उसको पी लिए। ज्यादातर किसान यही करते हैं, हमारे गांव में तो लगभग 60 से 70% किसान यही करते हैं, बाकियों का पता नहीं, ठीक ना। तो आप देख रहे हैं ना कि 76,000 करोड़, ठीक ना, इस पे तो 8-10 हजार करोड़ खर्च करता है सरकार, लेकिन ये ठीक है, ये ठीक है। इन योजनाओं पे सरकार लगभग 60,000 करोड़ खर्च करता है। कहने को तो ये बीपीएल परिवारों के लिए है, लेकिन आवास उन्हीं को मिलता है जो प्रधान जी के खास होते हैं, ठीक ना। तो बीपीएल में हो एपीएल में इससे मतलब नहीं है। आवास किसको मिलता है? जो प्रधान जी के खास हो, ठीक है ना। प्रधान जी अपने खास खास लोगों को आवास दिलवा देते हैं। ऐसे लोग जो प्रधान जी को चुनाव वोट नहीं दिए, सरकार अरे प्रधान जी उनको आवास नहीं दिलवाते हैं, तो ये भी पैसा एक तरह से सरकार का पानी में गया। अब आप खाली जोड़िए, 60,000 करोड़ ये गया, 76,000 करोड़ ये, तो उसके बाद 80,000 करोड़ मनरेगा का गया, 0006715 2,16,000 करोड़ जो है सरकार। सीधे तौर पे देखिए कि इस 2,16,000 करोड़ से क्या फायदा हो रहा है? कोई फायदा नहीं। ये भी ग्राम प्रधान जी के भरोसे, मनरेगा भी ग्राम प्रधान जी के भरोसे, और किसान सम्मान योजना ग्राम प्रधान जी के भरोसे तो नहीं है, लेकिन इस योजना का कोई खास लाभ नहीं हुआ। लेकिन सरकार ये 2,16,000 करोड़ एक जगह खर्चा करती, अपने हिसाब से खर्च करती और सही उद्देश्य के साथ खर्चा करती, तो इतने रकम में कुछ भी किया जा सकता है, ठीक ना। तो सरकार भी जानती है कि हम अगर अपने हिसाब से खर्चा करेंगे तो पब्लिक को लगेगा नहीं, तो पब्लिक के जेब में पैसा डाल दो, फिर पब्लिक से कहो दारू पियो, बकवास करो। तो सरकार गरीबी और बेरोजगारी से निपटने के लिए जो सरकारी प्रयास करती है ना, वो लगभग सिर्फ कागजी प्रयास होते हैं, वास्तविकता से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 0% है एकदम, लेकिन जितना सरकार लागू करना चाहती है उसका 10 से 20% ही सिर्फ लागू हो पाता है। तो सरकार को चाहिए कि वो अपने स्तर से इन योजनाओं को चलाए, अपने स्तर से। अगर आवास बनवाना है तो सरकार जिलावार आवास बनवा दे कि भाई देखो ये 10,000 कमरे मैंने बनवा दिए, अब इन जिले के 10,000 लोगों को उठाओ, बीपीएल लोगों को पकड़ो, उसके लिए समिति बनाई जाए और उनको लाके उसमें रख दो। लेकिन इसके पीछे तर्क क्या दिया जाता है कि जिस जमीन पे आदमी रहता है, ठीक ना, वो चाहता है कि उसका वहीं घर हो, ठीक ना। तो देखिए, या तो आपकी कमेटी ठीक काम नहीं कर रही है, फिर अगर जिस जमीन पे आदमी रहता है वहीं आप घर देना चाहते हो। जैसे ये जो आवास योजना है ना, इसका एक ये भी खास तौर से ग्रामीण जो आवास योजना है, इसमें ये कहा जाता है कि आप जिस जमीन पे रह रहे थे वहीं आपको आवास बना के दिया जाएगा, ठीक ना। तो सरकार की मंशा ठीक है, लेकिन सरकार की जो योजनाएं लागू होती है, जो नीचे के अधिकारी हैं वो योजनाओं को सही से लागू नहीं करने देते, और ये बात सरकार को भी मालूम है। तो सरकार को चाहिए कि अधिकारियों पे शिकंजा कसे और इन योजनाओं को ठीक से लागू करवाए। सरकार जितनी योजना लोगों को देती है, ठीक है, अगर उनका वाकई पालन किया जाए तो गरीबी बहुत हद तक कम की जा सकती है। अब आप खुद समझिए कि हम शहरी क्षेत्र में अगर 42 रुपए पर डे कमा रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र में 33 रुपए पर डे कमा रहे हैं, तो हमें गरीब नहीं माना जाएगा। लेकिन फिर भी हमारे देश में 30 करोड़ लोग गरीब हैं सरकारी आंकड़े के हिसाब से। बात को समझिए, मतलब जो पर डे 42 रुपया कमा रहा है, या 33 रुपया, 42 रुपया शहरी क्षेत्र में और 33 रुपया ग्रामीण क्षेत्र में कमा रहा है, तो उनको गरीब नहीं माना जाएगा। उसके बाद भी भारत में 30 करोड़ लोग गरीब हैं। भारत की जनसंख्या का लगभग 18.67% लोग विश्व बैंक के हिसाब से गरीब है। अगर विश्व बैंक वाला कॉन्सेप्ट लागू कर दिया जाए, $2.15 होगा तो दिमाग खराब हो जाएगा, तब तो पता चलेगा कि आधा भारत गरीब हो जाएगा, ठीक ना। तो ये सब चीजें हैं। आज गरीबी और बेरोजगारी का हम लोगों ने दंड कर दिया पढ़ा के। ऐसे तो दंड सरकार नहीं कर पा रही, तो हम पास करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा उठाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।